गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासों से निरंतर जुड़े हुए होंगे और इन क्लासों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन का अध्ययन किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम द्वैध शासन की असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने योजना के अंतर्गत निहित कारणों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। अब हम उन बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जो इस योजना की असफलता के लिए उत्तरदायी रही। तो कुछ बाहरी परिस्थितियां जो द्वैध शासन की असफलता के लिए जिम्मेदार थी, वो इस प्रकार है। प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता का मूल कारण तो इसमें अंतर्निहित दोष ही थे, लेकिन कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियां भी थी जिन्होंने इसकी असफलता में योग दिया। इस संबंध में कहा गया है कि प्रारंभ से ही सुधारों को उचित राजनीतिक वातावरण नहीं प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा रोलेट एक्ट पर जोर देने और अमृतसर जैसी अविवेकपूर्ण कार्यवाही से भारतीय मस्तिष्क में दुर्भावना और कटुता उत्पन्न हो गई थी और इस वातावरण में नवीन सुधार योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो ही नहीं सकती थी। इसमें कुछ अन्य कारण थे। नंबर 1, द्वैध शासन का जन्म बुरे समय में। सर्वप्रथम द्वैध शासन का जन्म ही बुरे नक्षत्रों में हुआ था। देश का राजनीतिक वातावरण इसके परीक्षण के लिए ठीक नहीं था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति उदासीनता का भाव था। इन परिस्थितियों में द्वैध शासन की सफलता की आशा कैसे की जा सकती थी? इसके अतिरिक्त ये बात नितांत स्पष्ट हो चुकी है कि ये सुधार केवल एक अंतरकालीन प्रबंध है। इस कारण भी शासन या भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और गंभीर रुख नहीं था। आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचाल। तात्कालीन आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचाल ने भी द्वैध शासन की असफलता में कम योग नहीं दिया। 1920 में समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक नहीं हुई और भारतीय बाजारों में मंदी आ गई। इन सब बातों से पहले ही दुखी भारतीयों के दुर्भाग्य में और वृद्धि हो गई। इसी समय मैस्टन पंचाल आया, जिसके अनुसार इस खराब परिस्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता प्रचुर मात्रा में वित्त पर निर्भर करती थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं अपना सकी। तीसरा कारण था कांग्रेस और लीग का असहयोग। अप्पादोराई के अनुसार द्वैध शासन की असफलता बहुत अधिक सीमा तक कांग्रेस और लीग के असहयोगात्मक रुख के कारण हुई। द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि प्रशासनिक सुधारों में नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। बाद में स्वराज्यवादियों के द्वारा सुधार योजना के प्रति प्रत्यक्षतः बाधक नीति अपनाई गई। चौथा जो बाहरी कारण था वो था नौकरशाही का दृष्टिकोण। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैध शासन की असफलता का कारण बना। नौकरशाही ने सुधारों के प्रति इस भावना से कार्य किया जिस भावना से उसके द्वारा कार्य किया जाना था, नहीं किया जिस भावना से उसके द्वारा कार्य किया जाना था। वे अपनी शक्ति को कम करने या लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी पूर्वक कार्य करना ही नहीं चाहते थे। पांचवा कारण था ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। जब तक मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्य था, लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने के बाद इस पद पर अनुदारवादी दल के एक सदस्य आए और इसके बाद इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि लंदन से आदेश जारी कर दिए गए कि आगे से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक नहीं बल्कि कम से कम स्वशासन ही भारत को मिले। अतः भारत सरकार ने विधानमंडल की इच्छाओं की अवहेलना करना शुरू कर दिया।
इससे हताश होकर सर तेज बहादुर सप्रू, CI चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार द्वैत शासन की असफलता के कारण न केवल उसमें अंतर्निहित दोष थे, बल्कि मुख्य कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी। इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। डॉक्टर कोपलैंड ने स्वीकार किया है कि द्वैत शासन सुधारों के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। वह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का दायित्व नहीं प्रदान कर सका। अब द्वैत शासन की उपयोगिता और महत्व। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि द्वैत शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और ये असफल रही, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। ये भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए सहायक रही। इसके कुछ महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नंबर 2, इससे महिलाओं को मताधिकार देने की बात कही गई। नंबर 3, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार परिषदों में संसदीय वातावरण को जन्म मिला। नंबर 4, भारतीय मंत्रियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के उच्च पदों पर आसीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयों में हीनता की भावना की समाप्ति था। नंबर 5, द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला। अनेक अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे, वे भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया गया। छठा कारण था नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का ये लाभ हुआ कि अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया, जिससे उनमें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमत शासन के अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सातवां महत्व है प्रांतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किए। उदाहरण के लिए मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मद्रास में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 1919 के अधिनियम में अनेक कमियां होने के बावजूद भी ये भारतीय संवैधानिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।